आप स्क्रीन देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। रीसा आईएएस कोचिंग, करोल बाग, न्यू दिल्ली, रन बाई आईएएस ऑफिसर। और आप भी इन बच्चों की कतार में शामिल हो जाएं, जितना जल्दी है जुड़ने का, क्योंकि टाइम कम है आपके पास। 12 फरवरी को बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम है और हम रीसा आईएएस कोचिंग दिल्ली से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे आपको पढ़ा रहे हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड करें रीसा आईएएस और उस पर पेड और अनपेड कोर्सेज में जाएं और मात्र 1950 रुपये दे करके आप 10 टेस्ट सीरीज यानी 1500 क्वेश्चंस विथ एनालिसिस लाभ उठाएं। और इस बात की गारंटी है कि 150 हमारे क्वेश्चन इंटू 10 1500, 1500 में 25-30 क्वेश्चन सेम टू सेम आने की गारंटी है मिनिमम, क्योंकि हमें मालूम है कि क्या आता है क्या नहीं आएगा और कैसे आएगा। तो 68वीं बीपीएससी के लिए पीटी का टेस्ट सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे और आज तीसरा पार्ट है और परसों से हम इसे स्विच ओवर करेंगे अपने ऐप पे। फिर आपके साथ यूट्यूब पे सिर्फ शॉर्ट वीडियोस मिल पाएंगी, उस पर भी हम रहेंगे यूट्यूब पे, लेकिन आपको पूरा डीप स्टडी मटेरियल वहाँ नहीं मिलेगी। वहाँ सिर्फ कुछ रिफ्लेक्शंस, हाँ, नॉलेज शेयरिंग, ये सब बातें होगी। तो सीधे सीधे आते हैं 68वीं बीपीएससी क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज पे, जिसको मैंने खुद बनाया है बिंग आईएएस ऑफिसर। और ये रीसा आईएएस कोचिंग जो है इसको लेके आ रही है। ये सब तो ऐड था, इस पर आपको हम समय नहीं ज़्यादा लेंगे। ये देखिए, बर्निंग टॉपिक जो डिस्कशन में चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये मैंने जानबूझ करके हैंड रिटन डाला है यहाँ पे, ताकि ये लगे आपको कि मैंने खुद अपनी हाथों से बनाया है। मार्केट में तमाम नकल और कट पेस्ट मिल रहा है आपको, किसने बनाया, क्या एक्यूरेसी है, क्या रिलीवेंस है। क्वेश्चन तो सब बना देंगे, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए वो सब चीज़ें जो होनी चाहिए, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये जानने की क्षमता कि क्या क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से आएगा, कहाँ से आएगा, ये तो सिर्फ मुझे पता है, इसलिए क्योंकि एक्सपीरियंस है 25 सालों का आईएएस का। सरकार की नीतियां क्या कहती है, सरकारी सोच क्या है, सरकार कैसे काम करती है, किस टाइप के सवाल पे सरकार का फोकस है। तो ये बर्निंग टॉपिक्स जो हर फील्ड से होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, ज्योग्राफी, तो ये सब चीज़ों पे बिहार की इकोनॉमिक पॉलिसी, बिहार की प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, फाइनेंसिंग, तो ये सब चीज़ें जो है, जो हम लोगों को हमें पता है। अगर आप भी 25 साल आईएएस रहेंगे तो आपको भी उतना ही ज्ञान हो जाएगा, उसमें कोई दो राय थोड़े नहीं। ये तो समय का खेल है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक स्कोर करें बीपीएससी में, इसके लिए क्या जरूरी है, आप हमारे साथ जुड़ें और प्रीसा आईएएस का ऐप डाउनलोड करें और उस पर टेस्ट सीरीज बीपीएससी के सेक्शन में जाके 1950 रुपये पे करके आप इसका फ़ायदा उठाएं। विधिवत टेस्ट हम जो है 12 तारीख से ओपन करेंगे, जिसमें आपको प्रेस्क्राइब 2 घंटा देंगे और आप उसको सॉल्व करेंगे। इस साल वैसे ही नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग के क्रम में थोड़ा आपकी तैयारी का जो वजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज आपकी बात बन नहीं पाएगी। तो क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन समझाने का, समझने का जो ढंग है वो हर आदमी के पास नहीं होता है। ज्ञान सबके पास होता है, नॉलेज सबके पास होता है, और उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो हम बताते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए। सेंसस comes under Article 246 in Constitution
on which center and state government can make law. Is it correct or incorrect statement? ये कह रहा है कि सेंसस जो जनगणना जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत कहाँ आता है? ये जो है कहाँ आता है? ये यूनियन लिस्ट में आता है, संघ सूची जिसको आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। तो आर्टिकल 246 के तहत होता है और ये समवर्ती संघ सूची जिसे कहते हैं यूनियन लिस्ट, उसमें है, समवर्ती सूची में नहीं है, कोई बना लेगा। 3 लिस्ट आपने पढ़ा होगा 246 में, स्टेट लिस्ट राज्य सूची, दूसरा यूनियन लिस्ट संघ सूची, और तीसरा कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची। स्टेट लिस्ट पे स्टेट बनाता है, यूनियन लिस्ट पे यूनियन संघ बनाता है, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बनाते हैं। और दोनों में अगर कन्फ्यूजन हुआ तो जो सेंटर वाला है वो प्रिवेल कर जाता है और आप घर चले जाते हैं। तो ये सेंसस का क्वेश्चन कहाँ से उठाया? बिहार में अभी जातिगत सर्वेक्षण शुरू हुआ है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो सर्वेक्षण है, सेंसस नहीं है। मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे आपको द हिंदू के क्लास में, न्यूज एनालिसिस में। इसलिए द हिंदू न्यूज एनालिसिस से जुड़ जाइए मात्र 750 रुपये पे, और आपकी तैयारी में 30% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन उसका है। कब? जब हम बताएंगे कि कैसे उस खबर का इस्तेमाल करिएगा तब। अदरवाइज आप पूरा पहाड़ 40 पन्ने पढ़ते रहिए, दिन भर कुछ नहीं होने वाला, और पगला अलग जाइएगा, बाकी चीज़ें छूट जाएगी अलग। तो वो गांव वाली कहावत हुआ कि न दुविधा में दो गए, माया मिली न राम, न वो मिला न माया मिली न राम मिले। बस आप इसी तरीके से, क्योंकि देखिए तैयारी का ढंग जो है ना, ये मैटर करता है। नॉलेज तो बाजार में सबके पास है और सारी चीज़ें नॉलेज का सोर्स बिक रहा है, लेकिन उस नॉलेज को पाना और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना। तो आप हमारा कोचिंग ज्वाइन करिए, और सिर्फ बीपीएससी के लिए ज्वाइन करना है तो ये करिए। उसमें तमाम कस्टमाइज कोर्सेज है, इंटीग्रेटेड पूरा प्री मेंस इंटरव्यू, एसए का अलग कोर्स है, और पीटी का अलग है, टेस्ट सीरीज का अलग है। तो ये आपको बता दिया हमने। तो इस हिसाब से पूछ रहा है कि इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि सेंटर और स्टेट दोनों जो है कैन मेक लॉ। नहीं, सिर्फ जो है वही बना सकता है, इस पर क्या नाम है, यूनियन। तो ये जो है इनकरेक्ट है। इस पर कन्फ्यूजन के लिए डाल दिया है पहला करेक्ट, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है उसका लॉजिक हमने बता दिया आपको। और सेंसस और सर्वे में क्या फ़र्क है ये हमने ऑलरेडी हिंदू न्यूज एनालिसिस में बता दिया है, वो उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला अगला सवाल देखिए। ये देखिए, ये पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी प्री में। डिलिमिटेशंस ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कंस्टिट्यूएंसी वुड कंटिन्यू टू बी बेस्ड ऑन 2001 सेंसस टिल डाटा फ्रॉम ए सेंसस आफ्टर विच ईयर पब्लिश्ड। ये कह रहा है कि अभी जो पार्लियामेंट और असेंबली में जो सीटों की संख्या है वो 2001 की जनगणना पे आधारित है। ये बात सही है। तो आपको 2 सवाल एक ही स्टेटमेंट में मिल गया कि अभी जो सीटें बटी हुई हैं राज्य में एमपी और एमएलए की, वो 2001 की जनगणना पे आधारित है। नॉर्थ के स्टेट हमेशा ज़्यादा सीट क्यों उनके पास होती है? क्योंकि उनके यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। तो ये जो 2001 के सेंसस पे है वो कह रहा है कि टिल डेट फ्रॉम ए सेंसस आफ्टर विच ईयर। तो
2001 वाला कब तक है? वो 2026 तक काम करेगा, जब तक कि 2026 का डाटा बाद में पब्लिश ना हो जाए। क्लियर है? तो 2026 के बाद जो है, जो पब्लिश होगा, उस पे जो है नए तरीके से सीटों की संख्या बढ़ेगी। बढ़ेगी, घटने का तो मतलब नहीं, आबादी तो बढ़ी रही है। तो ये है 2026 तक। आगे देखिए, एक न्यूज में था, ये ऐसी जगह से उठाया गया है जो बर्निंग कहीं ना कहीं न्यूज में कहीं ना कहीं रहता है। ये कह रहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 अमेंडमेंट रूल्स 2021 क्या कहता है? मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट जानते हैं आपको क्या होगा? 1971 का है कानून ये कहता है कि गर्भवती महिलाओं को उनका जो है किस तरीके से गर्भपात कराया जा सकता है, उसके लिए क्या रूल है, क्या कानून, क्या नियम है, क्या एक्ट है। और 1971 का एक्ट है, किसी को पता सता तो रहता नहीं इतना पुराना एक्ट है ये, 51-52 साल पुराना, बताइए। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है रूल 2021, इसीलिए चर्चा में ज़्यादा आ गया है। तो कह रहा है कि सिंगल वीमेन कैन नॉट अबॉर्ट आफ्टर 20 वीक्स। एक महिला जो सिंगल वुमेन है, वो जो है 20 हफ्ते के बाद कैन नॉट अबॉर्ट, गर्भपात नहीं करा सकती। सिंगल वुमेन समझ रहे हैं? जैसे नीना गुप्ता का नाम आपने सुना होगा, जो पहले एक्ट्रेस थी, अभी भी हैं। सिंगल मदर, सिंगल वीमेन, ठीक है। तो उसके लिए कितना दिया सिंगल वीमेन के लिए? सिंगल वीमेन का मतलब ये मत सोचिएगा कि एक अकेली महिला, उसका पर्पस ये है कि उसकी शादी नहीं हुई है और वो फिर भी प्रेग्नेंट हो गई है, जैसे नीना गुप्ता का केस था, वगैरह वगैरह। सिंगल वीमेन कैन नॉट अबॉर्ट आफ्टर 20 वीक्स, सॉरी, हफ्ता। सेक्सुअल असॉल्टी, जिसके साथ जाने अनजाने में किसी ने सेक्स कर दिया। माइनर्स, जो 16 साल से कम है, 18 साल से कम एज की लड़की है। विधवा, विडो। और डाइवोर्सी, परित्यक्ता, जिसको तलाक मिल गया हो, आर ओनली अलाउड आफ्टर 20 वीक्स। अब आप देख लीजिए, ये न्यूज में है, ये हमने इसीलिए इसको उठाया है। तो सिंगल वीमेन जो है 20 हफ्ते के बाद अबॉर्ट नहीं कराएगी, गर्भपात नहीं कराएगी। और ये सेक्सुअल असॉल्टी, माइनर्स, वीडो और डाइवोर्सी जो है 20 हफ्ते के बाद भी करा सकती हैं, ये उसको कानूनी हक है। और सी कह रहा है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है। तो ये जनरल नॉलेज के लिए भी बढ़िया है और बर्निंग टॉपिक है, क्वेश्चन पक्का बनेगा इस पे। और सामाजिक एक सबसे बड़ा ये इशू है, मुद्दा बन गया है। आगे चलिए बीपीएससी के ट्रेंड में, विच वन इन फॉलोइंग कम्स अंडर माइक्रो फाइनेंस, अभी हम पढ़ा रहे थे हिंदू में, देखिए उसी से क्वेश्चन है। और ये क्यों क्वेश्चन है? क्योंकि मनी लेंडर्स ने जो है किसी व्यक्ति को इतना तंग किया कि सुसाइड कर लेता है। सब बड़ी बर्निंग टॉपिक है, हिंदू अखबार में आज ही हमने एनालिसिस किया है। तो इसीलिए कहते हैं कि हिंदू का क्लास हमारा आधे घंटे का ज्वाइन करिए, मात्र कितना है, 750 रुपये में। 750 में 350 का तो अखबार ही नहीं खरीदना पड़ेगा। तो 400 ही आपके ऊपर जो है इकोनॉमिक बर्डन है। और उसका फ़ायदा कितना है वो मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। तो विच वन इन फॉलोइंग कम्स अंडर माइक्रो फाइनेंस? माइक्रो फाइनेंस का क्या मतलब होता है? छोटे छोटे वित्त, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा छोटा वित्त। जैसे अभी हम हिंदू अखबार में यही सब चीज़ बता रहे थे आपको, आप उस सेशन को जाके देख लीजिए, यूट्यूब पे है अभी। और परसों से हमने बताया था कि हम फिर ऐप पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो विच वन इन फॉलोइंग कम्स अंडर माइक्रो फाइनेंस? बैंक,
क्रेडिट यूनियंस एंड कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स आप जानते ही हैं, सहकारी समितियां। क्रेडिट यूनियंस जो लोन देती हैं, उस टाइप के संघ। सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी देता है। आ गया प्राइवेट मनी लेंडर, ये नहीं है माइक्रो फाइनेंस। इस पे कोई रेगुलेशन कंट्रोल ये सब चीज़ें जो है नहीं है, तो सॉरी उल्टा बोल गया, है कानूनन है लेकिन व्यवहारिक तौर पे वो इम्प्लीमेंट नहीं है। तो प्राइवेट मनी लेंडर भी कानूनी उस एक्ट के तहत माइक्रो फाइनेंस में आएंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा वो लाइसेंस दिया है, सरकार उसकी चेक करती है, ये सारी चीज़ें सरकारी व्यवस्था के तहत है। तो इसीलिए भैया ये भी है प्राइवेट मनी लेंडिंग। लेकिन इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, लेकिन इसमें एनजीओ डाल दिया हमने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बस यही गलत हो गया। तो बी जो है गलत हो गया, क्योंकि एनजीओ नहीं आता, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्था है वो। अगर वो गैर सरकारी संस्था मनी लेंडिंग एक्ट के तहत लाइसेंस लेके करेगा तो फिर माइक्रो फाइनेंस में आ जाएगा। लेकिन एनजीओ जो होती हैं वो कई प्रकार की होती है। अब इसमें ये तो कह नहीं रहा है कि माइक्रो फाइनेंस के लिए मनी लेंडिंग एक्ट से अप्रूव्ड एनजीओ, अगर ऐसा कहेगा तो वो भी आ जाएगा, लेकिन खाली एनजीओ कह रहा है, फर्क है दोनों में। तो ये डाउट मैंने कंफर्म नहीं हुआ, कंडीशनल हुआ, तो इसमें ये तो कंडीशन दिया नहीं है, तो इसके वजह से ये बी गलत हो गया। लीड बैंक, लीड बैंक क्या होता है? लीड बैंक, अग्रणी बैंक, हर जिले में सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड एक बैंक होता है, जनरली एसबीआई और पीएनबी को नॉमिनेट करती है, जो सरकारी कार्यक्रमों को लोन देने के लिए वो बैंक निर्धारित होता है और वही बैंक सिर्फ दे सकता है। अगर आपको कोई भी लोन चाहिए सरकारी स्कीम के तहत, तो डिलीवरी जो होगी, आपका पैसा जो मिलेगा वो उस बैंक जो कि नॉमिनेटेड है भारत सरकार के द्वारा उस जिले के लिए, तो वही बैंक जो है आपको लोन देगा या जो भी माइक्रो फाइनेंसिंग करना होगा वो करेगा। क्लियर है? तो उसे बोलते हैं अग्रणी बैंक, लीड बैंक। जिला योजना की जब भी मीटिंग कलेक्टर साहब करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कलेक्टर बनने के बाद कि जिला योजना की मीटिंग जब होगी तो लीड बैंक का इंचार्ज आना मस्ट है। बैंक का जो मैनेजर या जो भी नॉमिनेटेड होता है, सीनियर ही होता है, डीजीएम एजीएम लेवल का होता है, उसको मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। तो आप कलेक्टर बनिएगा, जानकारी नहीं होगी तो लीड बैंक का मैनेजर नहीं आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन आया कौन नहीं आया। तो ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपको पहले से पता हो जाए कि आपकी ड्यूटी में क्या क्या है और कौन क्या काम करता है और उसका क्या यूज है। नहीं तो अगेन वो पटना के डीएम को जैसे कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय बोल रहा था कि टू हुम यू आर रिक्वायर्ड टू टेक परमिशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस इशूज। अरे किससे तुमको प्राधिकार चाहिए भाई? हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, अब उसके ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट का चाहिए भाई। हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना है, स्टे में जाना है, अपील में जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट जाइएगा ना, या चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के पास जाइएगा। जब जब ऐसे ऐसे बुड़बक तर की तरह बात हो, डीएम होके कर रहा है कि मुझे किसी से आई हैव टू आस्क विथ माय सीनियर और गवर्नमेंट ऑफ बिहार वेदर इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। अरे भाई हाई कोर्ट कह रहा है, वो उसमें पूछने की जरूरत ही खत्म हो गई, क्योंकि आपको नहीं पसंद है तो अपील करिए सुप्रीम कोर्ट में। एंड यू आर टेलिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट दैट आई हैव टू आस्क विथ माई। तो भैया सिलेक्शन होना एक चीज़ है और फील्ड में उतर के काम करना दूसरी चीज़ है, और एग्ज़ाम में पास करना तीसरी चीज़ है। तो प्रीसा आईएएस कोचिंग जो है यही बताती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है और कहाँ कहाँ करना है। माइक्रो फाइनेंस पढ़ लिए एक बार तो इसका मतलब ये नहीं है कि माइक्रो फाइनेंस उसी चैप्टर में क्लोज हो जाएगा, ये पूरी देश दुनिया का इतिहास भूगोल लिखेगा, है ना। माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या है ये मैंने बताया, और फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे आएगा समाज में वो बताया, वो हर जगह चेप दीजिए।
वित्तीय समावेश के बिना देश का विकास हो ही नहीं सकता, जब तक जो है सूक्ष्म वित्त जो है नहीं प्रदान कर दिया जाता। तो ये सब चीज़ें जो है सब जगह घूम फिर के वहीं आती है। अरे भाई इतने साल 67वीं बीपीएससी दे रहे हैं ना, तो 67 साल से चल ही रहा होगा ना, तो 67 साल में कितने आए और कितने गए वित्तीय समावेश करते हुए। तो चीज़ें स्टडी की तो वहीं रह जाती है ना। जो 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 आप बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो आपके पिताजी भी अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो वो भी यहीं पढ़े होंगे, जैसे हम 25 साल बाद भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो 25 साल पहले पढ़े थे, और वही समस्या तब थी, अब थोड़ी कम हो गई, फर्क इतना ही है। तो ये आप समझ लीजिए। तो लीड बैंक माइक्रो फाइनेंस में आता है, लेकिन अगेन नाबार्ड भी आता है, लेकिन प्राइवेट लेंडर नहीं आता, इसलिए सी भी गलत हो गया। अपनी तरफ से बुद्धि मत लगाइएगा साहब, कानूनी लिया होगा लाइसेंस तब तो आएगा ना, वो ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। ये आप मान के चल रहे हैं कि प्राइवेट लेंडर्स जो होता है उसके बाद लाइसेंस नहीं होगा, इसीलिए समस्या है। या तो फिर लिखा होगा कि प्राइवेट लेंडर लाइसेंस्ड प्राइवेट लेंडर, तब वो पक्का है कि वो उसमें जो है माइक्रो फाइनेंस में आ जाएगा। लेकिन वो प्राइवेट लेंडर लाइसेंस वर्ड नहीं लिखा है, तो इसलिए मान लेते हैं कि जो समाज में ये बुराइयां चल रही हैं, प्राइवेट मनी लेंडिंग का 370% सालाना रेट पे ब्याज वगैरह वगैरह, तो वो सब बेकार है। नाबार्ड का नाम आप सुने होंगे, नेशनल एग्रीकल्चरल बोर्ड फॉर, टाइप करो जरा, रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा ये सरकार का बैंक है जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को लोन देता है। क्लियर है? तो ये भी आ जाएगा माइक्रो फाइनेंस में, लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए बी गलत, सी गलत, और कह रहा है कि ऑल ऑफ एबव, ये भी गलत। सिर्फ आंसर हो गया ए, बैंक, क्रेडिट यूनियन, कोऑपरेटिव। तो प्रीसा आईएएस कोचिंग में ऐसे पढ़ाई होती है जो क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते करते मेंस की तैयारी भी करा देता है। आगे एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपसे कहेंगे कि आप जो है ऐप डाउनलोड करिए और बीपीएससी टेस्ट सीरीज जो 10 हम लाए हैं उसको सब्सक्राइब करिए और फिर हमारे साथ जुड़ करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। To ask any government authority regarding his or her deployment on particular post to serve the society comes under which writ petition? ये भी अभी था न्यूज में, तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ। ये भी हो सकता है पूछ दे कि किस गवर्नर के खिलाफ हाल ही में जो है रिट पिटीशन दायर हुई। तो ये तमिलनाडु के गवर्नर के खिलाफ आया, वहीं से क्वेश्चन हमने उठाया कि आप किसी भी सरकारी अधिकारी से पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ किसने बैठाया, और इसकी डिटेल एनालिसिस मैं कहाँ कर चुका हूँ, द हिंदू में। अगेन घूम फिर के हिंदू पढ़िए। अब आप सोचेंगे कि आप तो हमको बिजनेस अपना प्रमोट करने के लिए कह रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट है भाई हमारे पास वो प्रोडक्ट है, तो हम कपिल शर्मा के शो की तरह वो अपना प्रमोशन किसी और प्लेटफॉर्म पे भी कर लेता है। तो यही तो बुद्धि है, और इसमें कोई गैर कानूनी काम तो है नहीं। तो चूँकि ये डिस्कस हम ऑलरेडी किए हुए हैं, तो वो आपको रेफर इसलिए कर रहे हैं कि आप उसका द हिंदू न्यूज़पेपर वाला स्लॉट मात्र 750 रुपये में सब्सक्राइब करिए। तो ये है किसी अधिकारी या कर्मचारी या सेवक, गवर्नमेंट सेवक से पूछना कि भैया किस अधिकार के तहत क्या सिलेक्शन बीपीएससी में हुआ भी था, या फर्जी तरीके से तो नहीं आके बैठ गए हो अंचल अधिकारी। तो उसके लिए जो रीट है वो है क्यूआरएनटो, अधिकार परीक्षा, ये वाला। और ये मत सोचिएगा कि बीपीएससी में ही खाली आएगा, ये यूपीएससी से लेकर के और सारे स्टेट पीसीएस कहीं भी आ सकता है। खाली बीपीएससी वाला हम अपने आप को जागीर ना समझे कि बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये कहीं भी आ सकता है भाई। तो क्यूआरएनटो मैंडेमस आपको पता है, पढ़ा चुके हैं, हेबियस कॉर्पस पढ़ा चुके हैं, एक्सटेरियो पढ़ा चुके हैं। हिंदी में परमादेश, अधिकार परीक्षा,
बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण है, एक्सटेरियो। और एक पांचवा होता है दैट इज कॉल्ड प्रतिषेध, प्रोहिबिटेड। तो आपको एक ही साथ जो रीट पिटिशन भी पता चल गई। तो पढ़ाई में क्या है कि हर चीज अलग अलग नहीं है कि ए बी या सी और डी आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आर्ट एंड कल्चर या जो भी है। तो ये सब अलग अलग सब्जेक्ट होते हुए एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आपने इसको डिलिंक किया, सोचने समझने की क्षमता पे अगर आपने डिलिंक किया, तो आपका भाई कोई माई बाप नहीं है, भगवान बचाए। अब आपने इकोनॉमिक्स को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को सिर्फ यहीं रख दिया उसी चैप्टर में, तो गए। अगर आप क्लाइमेट चेंज को सिर्फ ज्योग्राफी में रख दिए तब भी गए। वो सब चीज़ें जुड़ी है ना। क्लाइमेट चेंज होगा तो इकोनॉमिक्स भी तो खराब होगा, नहीं होगा? और इकोनॉमिक्स खराब होगा, फिर क्लाइमेट चेंज को लेके देश दुनिया में आपके इंटरनेशनल रिलेशन भी खराब होंगे। और जब ये सब चीज़ें खराब होंगी तो आप बताइए आपका क्या होगा? इंडियन सोसाइटी में आप भी गए धनिया बेचने। तो इसीलिए भैया ये जरूरी चीज़ है जो हम बताते हैं कि भैया सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, नेटवर्क है। ये डॉट्स को जो है जोड़ने का काम करिए, डॉट्स जो है, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा यार, मैं बता रहा हूँ। पढ़ते सभी हैं लेकिन समझ में नहीं आता किसी को। ये डॉट्स जो भी है, डॉट मीन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर। अभी जैसे हम पढ़ा रहे हैं पॉलिटी का है, कि पॉलिटी तक नहीं रहेगा, ये आएगा सीधे इकोनॉमिक्स में, फिर वहाँ से घुसेगा तो साइंस एंड टेक में चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है आप होलिस्टिक वे में पढ़िए। लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला था, लेकिन एक और मुझे देख के लालच आ रहा है, ये बड़ा भयंकर है और ये दुनिया भर में बर्निंग टॉपिक है। कार्बन क्रेडिट, व्हाट इट इज? कार्बन क्रेडिट, इसके ऊपर तमाम क्वेश्चन आएंगे जो दुनिया में इस समय बड़ा हंगामादार है, पहले से भी था। लेकिन ये कार्बन क्रेडिट जो है मज़ेदार चीज़ है, एक तरीके से पैसा कमाने का ढंग है। एक कार्बन क्रेडिट का मतलब हुआ कि आपके पास $1 है। अब एक कार्बन क्रेडिट कहाँ मिलेगा शांता जी? दुकान पे तो मिलेगा नहीं, गए खरीद लिए। कार्बन क्रेडिट जो होता है, एक कार्बन क्रेडिट की कीमत आज की डेट में बाजार में $1 है, 80 रुपया। तो एक कार्बन क्रेडिट कहाँ से मिलेगा? कमाना पड़ेगा ना। अगर आप 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम छोड़ते हैं, रिडक्शन कर देते हैं, आप रोज 10 किलो छोड़ते थे आपकी गलतियों की वजह से, अगर आपने 1 किलो कम कर दिया, तो 1 किलो कम करने का मतलब आपका जो है, सॉरी किलो नहीं, 1 टन, 1 टन अगर आपने कम किया तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिलेगा, जिसकी वैल्यू 8 से $10 मोटा मोटी है। 800 रुपये का हो गया। अभी कमाओगे कैसे? इसके लिए हमारी दूसरी क्लास में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी तो इतना ही जान लो कि इससे ही पैसा कमाया जा सकता है। वो दूसरी क्लास जो हमारी होती है उसमें आपको हम बताएंगे, किसमें, इकोनॉमिक्स वाले में, तो वहाँ बताएंगे। बहरहाल कार्बन क्रेडिट क्या है? ये कार्बन ऑफसेट इज ए क्रेडिट और रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है जब आप कम कर देते हैं तो उससे जो है आपको बदले में 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है। कार्बन क्रेडिट क्या है? कार्बन ऑफसेट। ऑफसेट मीन्स हटाना। कैसे हटाइएगा? कार्बन पैदा कैसे होता है? खेतों में पुआल जलाने से, है कि नहीं? डीजल और ऑर्गेनिक, डीजल भूल जाइए, रासायनिक यूरिया, डाई अमोनिया फास्फेट, ये सब खाद यूज करने से।
है ना। इस सब से मोटरसाइकिल चलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार से भी निकलता है, एसी से निकलता है, फ्रिज से निकलता है, वो सब जहरीली गैस है जिसको कार्बन कहते हैं। उन गैसों का रिडक्शन कम कर दिया, 1 टन आपने घटा दिया, हर साल 10 टन करते थे, इस साल 9 टन, तो 1 कार्बन क्रेडिट आपको मिलेगा जो कार्बन मार्केट में बिकेगा। अभी कार्बन मार्केट का कंसेप्ट बाद में पढ़िएगा। तो ये हो गया कार्बन ऑफसेट इज ए क्रेडिट फॉर रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन CO2। वही जो अभी बोला, ये दोनों सही है, ये भी सही, ये भी सही। तीसरा कह रहा है कार्बन ट्रेडिंग स्टार्टेड इन 1997। कार्बन क्रेडिट का जो व्यापार है ये 1997 में ही शुरू हो गया था दुनिया में, अंडर यूनाइटेड नेशंस क्योटो प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट चेंज अमॉन्ग्स्ट 150 नेशंस। 150 देश जो है पहले ही 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान में है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे सेमिनार वर्कशॉप हुआ था, तो उसमें जो 150 लोगों ने जो है एग्री किया था। इंडिया में अभी इसका बाजार शुरू हो रहा है। तो कार्बन क्रेडिट क्या है, A, B, C तीनों, और इसका आंसर हो गया D, ऑल ऑफ द अबव। तो ये देखिए, ये सब चीज़ें जो है खुद हाथ से बनाई हुई है। तो हमारा टेस्ट सीरीज की ब्यूटी यही है कि खुद से बनाया गया है, खुद से क्रिएट किया गया है, कहीं से किसी से नकल या किसी तैयारी करते हुए एस्पिरेंट से नहीं बनाया गया, क्योंकि क्वेश्चन तो भी बना देगा लेकिन क्वेश्चन रिलेवेंट भी तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वेश्चन प्रासंगिक होना चाहिए, रिलेवेंट, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड के बाद आपको मल्टी डिसिप्लिनरी यानी सारे विषयों से जुड़ा होना चाहिए। हम कोई भगवान थोड़े ना कि हम कह रहे हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, 30-40 तो कम से कम आएंगे। हमें पता है सरकार क्या सोचती है, किस दिशा में सोचती है, क्या देश में समस्या है, थोड़ा आपसे बेहतर जानते हैं अनुभव की वजह से। इसीलिए हम आपको अनुमान लगा के बता रहे हैं कि ये जरूर आएगा, ये नहीं आएगा, ये फालतू है, ये है, और उसके बाद ये बताते हैं कि इसको पढ़िएगा कैसे। तो प्रीसा ऐप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद उसके सेक्शन में जाइए, BPSC टेस्ट सीरीज 1950 रुपये दे के आप उसको जो ज्वाइन करिए। अभी तक हमारे पास ऑनलाइन 262 लोग जुड़ चुके हैं, तो आप 263वां-64वां बनिए, और 12 तारीख से इसको फॉर्मलाइज करेंगे टेस्ट लेना, उसमें आप फ़ायदा उठाइए। 12 तारीख परसों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप लीडर बनिए, फॉलोअर मत बनिए। मामा का बेटा फलनमा कोचिंग में पढ़ता है, इससे आपकी समस्या हल नहीं होती। इसका मतलब आपका अपना विवेक, डिस्कशन कुछ है ही नहीं। आप फंडामेंटली आप सोच नहीं पा रहे मौलिक रूप से, तो आप फॉलोअर मत बनिए। खुद जांचिए, खुद पड़ताल करिए कि कौन क्या देता है, फिर उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। और लीडर, पॉलिटिकल लीडर नहीं, कहीं आप सोच रहे हैं कि RJD और JDU का लीडर बनने की बात कर रहा हूँ। लीडर इन योर ओन फील्ड, अग्रणी बनिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करिए और खुद तय करिए कि कौन क्या सर्व कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।